गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रमुख रूप से कौन सी सहायक सामग्री प्रयुक्त होती हैं, इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बताया। उन शिक्षण सहायक सामग्री में प्रमुख रूप से जो सहायक सामग्री काम में ले जाती हैं वो है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट से तात्पर्य बोर्ड से है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड है, उससे तात्पर्य यहाँ श्यामपट्ट से है। क्योंकि श्यामपट्ट शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री भी श्यामपट्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि जिस शिक्षक के पास श्यामपट्ट और चौक एंड टॉक है वो शिक्षक कभी असफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के उदाहरण, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, समय रेखा आदि श्यामपट्ट के माध्यम से बनाकर बालकों को जो क्लिष्ट विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु है, उसे आसानी से समझा सकता है। सामान्यतः यह देखने में आया है कि जो शिक्षक श्यामपट्ट पर कार्य नहीं करते उसके बच्चों की जो अचीवमेंट लेवल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जो शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा बालकों से कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बालकों से वार्तालाप करते हैं, शिक्षण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, उन बालकों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, विशेषकर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो श्यामपट्ट है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसका प्रयोग विज्ञान और गणित के विषयों के अतिरिक्त दूसरे विषयों में बहुत कम किया जाता है। भाषा शिक्षण में भी, ग्रामर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान शिक्षण जैसे विषयों में, इतिहास जैसे विषयों में, भूगोल जैसे विषयों में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। यह हम लोगों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि आज का शिक्षक श्यामपट्ट को प्रयुक्त करना नहीं चाहता। वो परंपरागत शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाना चाहता है। परंपरागत शिक्षण विधियों में क्या होता है, बालक को खड़ा कर दिया जाता है कि बेटा पाठ नंबर 8 निकाल लीजिए, पाठ नंबर 10 निकाल लीजिए। जो भी पाठ शिक्षक पढ़ा रहा होता है बालक खड़ा हो जाएगा, उस पाठ को निकाल लेगा। जो बालक सामने बैठे हैं वो भी उस पाठ को निकाल लेंगे। किसी एक बालक को खड़ा होकर उसको बोल दिया जाएगा कि बेटा पढ़ के सुनाओ, बालक उस पूरे पाठ को पढ़ के सुना देगा। शिक्षक ने उसमें से कोई उदाहरण नहीं दिया, शिक्षक ने उसमें कोई दृष्टांत नहीं दिया, किसी भी कठिन चीजों को श्यामपट्ट पर प्रयुक्त नहीं किया, कोई बहुत प्रश्न नहीं पूछा। तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी हो सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बालकों ने सुना ही सुना, ना वो कुछ समझे, ना वो उनसे अनुकरण करवाया, ना अशुद्ध शब्दों के उच्चारण को सही करवाया, ना ही कठिन शब्दों को उनको समझाया गया और कह दिया गया कि ठीक है बच्चों पढ़ लिया, अब आप कल गृह कार्य करके लाना जो इसमें पीछे प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ शिक्षक का रोल क्या रहा? कुछ नहीं, सिर्फ 2 बात कहने की थी उसकी। पहला, खड़े हो जाइए, पाठ नंबर 8 को पढ़िए। बालक ने पढ़ दिया। उसके बाद कहा शिक्षक ने इसके प्रश्न कर लाना। क्या यही शिक्षण है? नहीं। यदि इसी बात को श्यामपट्ट के माध्यम से बालकों से कम्युनिकेट करके, बीच बीच में बहुत प्रश्न पूछ के और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से उन बालकों का जो अचीवमेंट लेवल है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, बहुत ही इंप्रेसिव होती। उन बालकों का अचीवमेंट लेवल बहुत अच्छा होता। इसीलिए हमारे यहाँ देखने में आया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट आप उठा के देख लीजिए, कक्षा 10 की, उसमें सबसे कम मार्क्स आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे, जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विषय के साथ अपेक्षा होती रही है। जहां शिक्षकों का अभाव है वहां इस विषय को कौन पढ़ाएगा? या तो लाइब्रेरियन या पीटीआई। इसमें
सरकार भी दोषी है। क्यों? क्योंकि जिस विषय का शिक्षक जिस विद्यालय में नहीं है वहां उस विषय की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिए सरकार का भी दायित्व है कि विषय का अध्यापक हर विद्यालय में होना चाहिए। आगे बात करते हैं। श्यामपट्ट हमारे क्या है, एक लकड़ी का बोर्ड बनवाया और क्लास में टंगवा दिया। हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और इस तरह के व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड आने लगे हैं जिस पर अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन लकड़ी के बोर्ड पर जो आता था उसमें एक बार दीवार पर उसे लगवा दिया जाता, या सीमेंट का बोर्ड बनवा के दीवार में लगवा दिया जाता और उस पर कलर आदि का ध्यान नहीं दिया जाता। एक बार करवा दिया, कई साल तक गया। यह अच्छी क्वालिटी का कलर भी नहीं होता था, जिसके कारण बालक उस पर देख नहीं पाते। शिक्षक कुछ भी लिखता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जब पिछले कई साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब हम प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान, जिसे शिक्षण अभ्यास कहते हैं, बालकों के साथ हम लोग विद्यालयों में जाया करते थे। जब 2 साल की बीएड नहीं हुई थी, 4 साल की बीएड नहीं थी, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ 40 बार हर बालक को पढ़ाने होते, 20 एक शिक्षण विषय के, 20 दूसरे शिक्षण विषय के। वहाँ हम लोग उनको देखते थे तो वहाँ के श्यामपट्ट की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। फर्नीचर बहुत खराब था, या होता ही नहीं था। बालक जमीन में बैठते थे अथवा अपना कट्टा लाते थे प्लास्टिक का और उस पर बैठते थे। तो ऐसी स्थितियों में बालक सही तरीके से मेरे हिसाब से तो शिक्षण नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा आयोग ने हमारे यहाँ शिक्षण अधिगम की जो स्थिति है उसे भी अच्छा नहीं बताया। आज तकनीकी युग है, श्यामपट्ट इतने अधिक प्रयुक्त नहीं किए जाते जितने 30 साल पहले किए जाते थे, 40 साल पहले किए जाते थे। उस समय अधिक से अधिक काम श्यामपट्ट पर होता था। तख्ती लिख कर लाया करते थे, जिससे हैंडराइटिंग आदि सुधरती थी, विषय का ज्ञान बढ़ता था। लेकिन वो सारी चीजें अब छोड़ दी। अब शिक्षक भी डिजिटल हो गया, कई चीजें उस कंप्यूटर से पढ़ाता है, कई चीजें ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाता है। इनसे पढ़ाना गलत नहीं है, ये वर्तमान युग की मांग है। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हम श्यामपट्ट को ही छोड़ दें। ऐसी चीजों का प्रयोग जितना अधिक शिक्षण प्रशिक्षण में होगा, अर्थात बीएड कॉलेजों में होगा, एसटीसी कॉलेजों में होगा, उतना ही जो प्रशिक्षणार्थी है वो निखरेगा। अब बात आती है कि प्रशिक्षणार्थी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में किस तरह से श्यामपट्ट का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि उनके लिए यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं। शिक्षणाभ्यास में ही इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है और शिक्षण अभ्यास सरकारी विद्यालयों में होता है। वहाँ की स्थिति के बारे में आप लोगों को पता है कि वहाँ किस तरह से शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। हमारे बालक जब वहाँ जाते हैं, आप लोग ही बताते हैं वापस आकर कि इंटर्नशिप के दौरान हमने विद्यालय के विभिन्न प्रकार की पत्रावलियों का अवलोकन करना चाहा, उनको सीखना चाहा कि किस तरह से हम उन प्रपत्रों का संधारण करते हैं, किस तरह से उनको भरते हैं। लेकिन वहाँ के जो अध्यापक हैं वो आनाकानी करते हैं अथवा मुश्किल से ही दिखा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बालक इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कि श्यामपट्ट ऐसी क्या चीज़ है जिस पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा है, अर्थात इसका महत्व क्या है। मैं इसके महत्व के बारे में बताऊंगा। पहला महत्व, श्यामपट्ट का महत्व सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री नंबर 2, अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक कोई शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त होती है तो वो है श्यामपट्ट। क्यों? क्योंकि हर चीज को समझाने के लिए, बालकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए
पाठ के सारांश के लिए, किसी दृश्य को बालकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए हम श्यामपट्ट का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, वर्तनी की शुद्धता हेतु हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अच्छा शिक्षक वही है सामाजिक ज्ञान शिक्षण के दौरान जो श्यामपट्ट पर बालकों के वर्तनी संबंधी दोषों को दूर करे। जैसे बालकों से कहा उज्जवल लिखिए, अधिकांश बालक उज्जवल ये लिखेंगे, जबकि ये पूरी तरह गलत है। उज्जवल है सही, ये बहुत से बालक कक्षा को कक्षा बोलेंगे, जो बिल्कुल गलत। कक्षा को कक्षा ही बोलें, लेकिन श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं करने वाला शिक्षक उस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि बालक ने अशुद्ध बोला है, वर्तनी संबंधी दोष है, तो उस दोष को हम श्यामपट्ट के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन श्यामपट्ट इस समस्या को समाधान करने में हमारा बहुत साथ देता है, इसलिए वर्तनी की शुद्धता हेतु हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करने हेतु बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बालक को अभ्यास पुस्तिका में लिखवानी होती हैं, उन चीज़ों को भी हमें श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को लिखवाया जाना चाहिए। जैसे भारत के स्वतंत्रता की बात करें, भारत के स्वतंत्रता की कहानी हम बालकों को बता रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी तारीख वगैरह है, जो भी डेट्स हैं, उन सारी डेट्स को यहाँ लिखें। उनसे संबंधित जो आंदोलन आदि हम पढ़ा रहे हैं, उन आंदोलन को इस पर लिखें, और कब से कब तक वो चले, किसने उसका नेतृत्व किया, आदि सारी चीज़ों का हम इस पर उल्लेख कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे जो विषय हैं, जैसे भूगोल है, प्रमुख फसलें हम पढ़ा रहे हैं, प्रमुख फसलों से रिलेटेड कौन सी फसल कब बोई जाती है, किस तरह से उसको बोते हैं, उसमें किस तरह से पैदावार तैयार होती है, सारी चीज़ों को हम श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे गेहूँ की फसल कब बोई जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी डेट्स हैं वो हम लिखें। नकदी फसल कौन सी है, जैसे नकदी फसल लिखा, जैसे नकदी फसल। अब यहां ये लिखने की चीज है, नकदी फसलों में कौन सी आती हैं, सरसों, तिलहन, जो भी तिलहन मतलब तेल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, दाल, तंबाकू आदि। इस तरह से बालक समझ जाएगा कि नकदी फसलें किन किन फसलों को हम कहते हैं। जैसे दलहन हम पढ़ा रहे हैं, दलहन। अब बालक दलहन को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम आदर्श वाचन के रूप में हमने पूरे पाठ को पढ़ दिया और बालकों को समझाया नहीं कि दलहन होती क्या है। दलहन से तात्पर्य दाल से है। वो सारी फसलें जिनका प्रयोग हम दाल के रूप में करते हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, चौरा आदि। अब बालक समझ जाएगा कि दलहन से मतलब क्या है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों को हम श्यामपट्ट पर बालकों को बताएं। इसलिए भी हम श्यामपट्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज मानते हैं। दूसरा है रेडियो या फिल्म
प्रसारण में प्रयुक्त, जैसे रेडियो पर कोई वार्ता आ रही है, के प्रसारण के समय रेडियो या कोई फिल्म आदि प्रसारित हो रही है, रेडियो पर कोई कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, कोई फिल्म आदि हो रही है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम श्यामपट्ट पर लिखते चलें और समय समय पर बालकों को समझाते चलें। जब समझा जो लिख रहे हैं उसी चीज़ को हमें समझाना है, तो उस दौरान हम फिल्म को रोक देंगे या रेडियो के प्रसारण को, टेप रिकॉर्डर के प्रसारण को रोक देंगे और आसानी से हम उस चीज़ को बालकों को समझा सकते हैं। ठीक है। अगला है किसी वस्तु को क्रमबद्ध रूप में स्पष्ट करने हेतु किसी चीज को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करने हेतु इसका तात्पर्य है कि कोई चीज ऐसी है जो हम क्रमबद्ध रूप से बालकों को बताना चाहते हैं कि उसका क्रम किस तरह से होता है, उसके लिए भी श्यामपट्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा गेस्टाल्टवाद का एक सिद्धांत है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बाल्यावस्था और विकास। उसमें शिक्षण अधिगम का एक सिद्धांत है जिसे गेस्टाल्टवाद कहा गया है। गेस्टाल्टवाद का तात्पर्य है पूर्णाकारवाद, अर्थात किसी भी चीज को हम देखते हैं एक पूर्ण आकार में देखते हैं। मान लीजिए हमारे क्लास में कोई व्यक्ति घुसा तो हम देखेंगे कौन आ रहा है, तो उसके पूर्ण आकार को हम एक बार में देख के कह देंगे कि हमारे डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं, हमारे क्लास टीचर आ रहे हैं या और कोई आ रहा है। लेकिन ये चीज हम बाद में देखेंगे कि उस पर है क्या, उसके हाथ में क्या है, उसने पहन क्या रखा है, ये बात हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां बात करते हैं पूर्णाकारवाद की, कि पूरी चीज है क्या। सिर्फ हमने देखा डायरेक्टर साहब आए हैं, उसके बाद उस चीज को देखेंगे। उसी तरह से ज्ञान एक पूर्ण इकाई है। जैसे राष्ट्रपति एक टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, अब उसमें क्या क्या चीज समझते हैं वो चीज बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने यहां देखा एक टॉपिक। अब उस पाठ को क्रमबद्ध रूप से हम बालकों को पढ़ाएं तो ही राष्ट्रपति का पाठ बालक आसानी से सीख पाएंगे। दूसरा उदाहरण, एक छोटा उदाहरण देता हूं जिसे आप प्रैक्टिकली प्रयोग भी कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा होगा, उसको लिए आप क्रमबद्ध गिनती मत सिखाना। जैसे उसको सिखाना 30, 35, 48, 37, 39, तो बालक देर से सीखेगा। यदि इसी चीज को आप सिखाएंगे बालक को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से क्रमबद्ध रूप में हम जब बालक को बताते हैं तो बालक जल्दी सीखेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी बालकों को हम विषय वस्तु का ज्ञान कराते हैं वो ज्ञान क्रमबद्ध होना चाहिए। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को ध्यान में रख के हमें वो पढ़ाया जाना चाहिए। गेस्टाल्टवाद कहता है कि ज्ञान पूर्ण इकाई है, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षक के लिए यहाँ थोड़ी शिथिलता उसमें ये दे दी कि उसको शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार टुकड़ों में विभाजित कर सकता है, लेकिन उसकी क्रमबद्धता भंग नहीं होनी चाहिए। यदि उसकी क्रमबद्धता भंग हो जाएगी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद, उसकी अवहेलना हो जाएगी और अवहेलना उसकी होनी नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी चीज बालकों को पढ़ानी है वो क्रमबद्ध रूप में ही पढ़ानी है। इसलिए श्यामपट्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखकर सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से हम बालकों के सामने रखते हैं। जैसे आप पाठ योजना बनाते हैं, उस पाठ योजना में आप 6 उद्देश्य रखते हैं। पहला है ज्ञान, बोध,
ज्ञानोपयोग, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति। इन सब चीजों को हमने इस क्रम में क्यों रखा? इसमें हमने कौशल को पहले क्यों नहीं रखा, या रुचि को पहले क्यों नहीं रखा, या अभिवृत्ति को पहले क्यों नहीं रखा? सबसे पहले हमने ज्ञान क्यों रखा? क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा उसकी समझ हमें पैदा नहीं होगी, अर्थात उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं आएगी। और जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी किसी भी चीज का हम प्रयोग नहीं कर सकते, और प्रयोग के माध्यम से ही हमें कौशल विकसित होगा। जब हमें कौशल विकसित होगा तो उस कार्य के प्रति हमारी रुचि विकसित हो जाएगी और हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। इस तरह से हर चीज को क्रमबद्ध रूप से हम श्यामपट्ट के माध्यम से ही समझा सकते हैं। ठीक है? अगला है नियम, परिभाषा और सूत्र के स्पष्टीकरण हेतु। नियम, परिभाषा व सूत्र के स्पष्टीकरण हेतु। इसका तात्पर्य है कोई नियम हमें, जैसे मान लीजिए व्याकरण का नियम है कि ये सिद्धांत, ये शब्द कैसे बना, उस शब्द को व्याख्या करने के लिए हम किसी नियम का पालन करते हैं। परिभाषा अर्थात किसी भी चीज की परिभाषा दी गई है, श्यामपट्ट पर लिखकर हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। सूत्र, जैसे गणित के सूत्र हैं, संस्कृत के व्याकरण के सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम श्यामपट्ट के माध्यम से ही स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आपको निकालनी है आईक्यू, ठीक है? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूटेंट, जो मनोविज्ञान में काम आता है। इसका सूत्र क्या है? आईक्यू MA अपॉन CA × 100। इसका तात्पर्य क्या है? यदि हम श्यामपट्ट पर लिखकर उसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो बालक समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या। MA का मतलब क्या है, CA का मतलब क्या है, IQ का मतलब क्या है, ये 100 से गुणा क्यों किया, इन सारी चीजों को हमें स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट काम आएगा। जैसे IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूटेंट अर्थात बुद्धि लब्धि। यहां लिख दो IQ बराबर बुद्धि लब्धि। MA का मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु गुणा 100। अब बात करते हैं कि IQ हमें निकालनी है किसी की, तो पहले हमने उसकी मानसिक आयु निकालनी पड़ेगी। मानसिक आयु किसे कहते हैं? कक्षा 10 का बालक है और 12वीं क्लास की सारी समस्याओं को हल कर देता है, सारे प्रश्नों को उत्तर दे देता है, तो उसकी मेंटल एज 12th के बालक के बराबर हुई। CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज अर्थात उसकी वास्तविक आयु क्या है वो यहां लिख देंगे, और उसको गुना 100 करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आता है या जो शेष आता है उसको हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको स्पष्ट किया। दूसरा, मान लीजिए संधि की परिभाषा हमें करनी है। संधि आप पढ़ा रहे हैं, दो वर्णों के मेल से हो उत्पन्न विकार, संधि उसको जानिए ऐसा अपना विचार। नहीं, ये संधि की परिभाषा हो गई, यानी दो शब्द उसमें जरूर होने चाहिए, दो शब्दों के मेल से ही कोई तीसरा शब्द निकल के आता है और उस शब्द को ही हम संधि, उस अलग अलग उन शब्दों को जोड़ने के लिए जो काम में लिया गया है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से नियम, परिभाषा, सूत्र आदि को स्पष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और
काठिन्य निवारण के लिए, अर्थात कठिन शब्दों के सरलीकरण के लिए। ऐसे बहुत से कठिन शब्द हैं जिन्हें बालक नहीं समझ पाता, तो ऐसी स्थिति में भी हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं और आसानी से हम बालकों को समझा सकते हैं कि कठिन शब्द जो हम काम में लिए हैं उनका अर्थ क्या है। जैसे दुर्भिक्ष, अब दुर्भिक्ष को बालक नहीं समझेगा तो यहाँ हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। ऐसे और बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिनको बालक नहीं समझ पाते, उन शब्दों के लिए हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि श्यामपट्ट का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके फायदे तो हमने गिना दिए, लेकिन किन किन बातों को हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे, अर्थात श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें प्रमुख रूप से कौन सी हैं। वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले हम कक्ष में जब घुसते हैं उससे भी पहले हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वहां हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात हम सामाजिक विज्ञान की क्लास लेने जा रहे हैं, वहां हमें श्यामपट्ट प्रयुक्त करना है, अपने विषय वस्तु को सरलतम तरीके से बालकों को समझाना है। तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है, जैसे चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, ब्लैक बोर्ड है, या अगर कोई ऐसा बोर्ड है तो उसके लिए स्केच पेन भी चाहिए, ये सारी चीजें हम एकत्रित करके अपने साथ लाएं। और कक्ष में घुसते ही सबसे पहले कक्षा पर दृष्टिपात करें। कक्षा पर दृष्टिपात करने के बाद श्यामपट्ट पर दृष्टिपात करें। अगर उस पर कुछ लिखा है तो उसे ही हमें सबसे पहले पढ़ाना नहीं है, बल्कि श्यामपट्ट को ही साफ करना है। वैसे हर शिक्षक का यह दायित्व है कि जैसे ही अपनी क्लास खत्म हो उसे अपना श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके शिक्षक को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है जैसे ही शिक्षक की क्लास खत्म हुई उसने अपने सामान उठाया और वो क्लास से बाहर गया। श्यामपट्ट पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किसको मिटाना है, नहीं मिटाना है, इस चीज से उनको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि श्यामपट्ट पर जो लिखा है वो हम दूर करें या हम उसे मिटा दें, साफ करें। फिर क्या करना है, जैसे ही आप कक्षा में पहुंचे देखिए कि श्यामपट्ट पर 6 चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं। 6 चीज कौन सी? नंबर 1 दिनांक, नंबर 2 कक्षा में वर्ग, विषय, प्रकरण, कालांश और समयावधि। अक्सर ये देखने में आया है कि हर विद्यालय में जो श्यामपट्ट होता है उस श्यामपट्ट पर ये 6 चीजें लिखी हुई होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है
कि वहां ये 6 चीजें लिखी हुई नहीं है। जहां ये लिखी हुई नहीं है तो हमें कक्षा में जाने के बाद, पढ़ाने से पहले ही इसमें से 5 चीजों को पूरी तरह लिख देना है। जैसे दिनांक और कक्षा में वर्ग। जैसे दिनांक है, मान लीजिए आज 19 दिसंबर 2020, ठीक है। कक्षा मान लीजिए 9th ले रहा हूं मैं, 9th में एक सेक्शन ले रहा हूं। विषय जैसे सामाजिक ज्ञान होती है, सामाजिक विज्ञान तो प्रशिक्षण के दौरान काम आती है, सामाजिक ज्ञान, ठीक है। अब यहां आपको प्रकरण नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि प्रस्तावना हम निकालने के बाद प्रकरण लिखते हैं। कालांश मान लीजिए आपका चौथा है, समय अवधि आपकी 40 मिनट है, ठीक है। ये 5 चीजें आपको लिखनी है, ये नहीं लिखनी। ये लिखनी है कब? जब बालकों के प्रीवियस नॉलेज को हम, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए जो प्रश्न करते हैं, जिनको प्रस्तावना प्रश्न के नाम से जानते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से बालकों के सामने जो समस्यात्मक प्रश्न आएगा, वो समस्यात्मक प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन जब हम करेंगे तो उद्देश्य कथन के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रकरण लिखना है। उसके बाद बालकों की पढ़ाई प्रारंभ, पाठ का विकास प्रारंभ, ठीक है। बाकी कल बताएंगे। थैंक यू।